अरे, ये तो बहुत कठिन है। मुझे आश्चर्य है कि इसमें महारत हासिल करने में मुझे कितने साल लगेंगे। उसने सांस रोककर सोचा। उसे एहसास हुआ कि यह उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। ये तो केवल एक छोटा सा हिस्सा था जो उसे करना था, अपनी सारी उन्मुक्त शक्ति को नियंत्रण में रखना था। लेकिन भले ही यह एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन ये तथ्य कि उन्होंने इसे 1 या 2 घंटे में पूरा कर लिया था, उनके लिए पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि थी, इसलिए उनके चेहरे पर मुस्कान विशुद्ध खुशी की थी। इसके साथ ही उन्होंने निम्नलिखित बातें भी शुरू की। उसने धीरे धीरे अपनी भुजाएं ऊपर उठानी शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे अपनी आंखों को दृढ़ता से चौड़ा करना पड़ा और अपने मन को दृढ़ संकल्प के साथ चौड़ा करना पड़ा ताकि उसकी शक्ति नियंत्रण से बाहर न हो जाए, क्योंकि उसके द्वारा की गई हर छोटी सी हरकत के साथ उसकी शक्ति धीरे धीरे हिलने लगती थी, क्योंकि वह अपनी नियंत्रण क्षमता द्वारा लगाए गए अवरोधों से टकराने की कोशिश करता था। यह एक स्वाभाविक घटना थी। जब आप किसी चीज को नियंत्रण में रखने का प्रयास करते हैं, भले ही आप उस पर तब तक पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लें जब तक वह स्थिर है, एक बार जब वह हिलना शुरू हो जाती है तो उसे वहां पर बनाए रखना कठिन होता जाता है। इसलिए हर कदम मुश्किल बढ़ाता है, लेकिन अगर आप उसे आगे नहीं बढ़ाते तो क्या फायदा। जब वह स्थिर हो तो अपनी शक्ति को नियंत्रण में रखना उसके लिए बहुत फायदेमंद नहीं होगा। उसे अभी भी अपने सामने मौजूद दुश्मन से लड़ना है, इसलिए उसे आगे बढ़ना होगा। यही कारण है कि सार्थक ने हार नहीं मानी, भले ही उसे पसीना आ रहा था और सिर में दर्द हो रहा था। उन्होंने दोनों हाथों को न्यूनतम किंतु स्थिर गति से ऊपर उठाना जारी रखा, और इस तरह कई मिनट बीत गए जब तक कि अंततः उसने अपनी भुजाओं को मुड़ी हुई स्थिति में नहीं ला दिया। फिर भी उसकी आंखों की रक्तवाहिकाएं इसकी कठिनाई को उजागर कर रही थीं और उसके शरीर पर उभरी हुई नसें बता रही थीं कि वह किस कठिन समय से गुजर रहा था। इस समय उसके सिर में इतना दर्द हो रहा था कि धड़कने लगी, क्योंकि उसे बहुत सारी चीजें करनी थीं। अरे, ये तो बहुत कठिन है, उसने सोचा और उसी मुद्रा में बने रहते हुए थोड़ा सा सांस लेने की कोशिश की। लेकिन जल्द ही खून उसके गले तक आ गया, इसलिए उसे अपना मुंह कसकर बंद करना पड़ा। उसी समय उसकी शक्ति बगल की ओर फट गई, जिससे वह एकांत कमरे में उड़ गया। बुआग! तभी उसके मुंह से खून की तेज धार फूट पड़ी और उसने महसूस किया कि उसके शरीर की कई नसें चोट के कारण फट गई हैं। उसकी पिशाच शक्ति का असर उसे अंदर से नुकसान पहुंचाने के लिए काफी मजबूत था। फिर भी वह हार मानने वाला नहीं था। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सबसे बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचना कितना मुश्किल है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अच्छी राह पर चलना हमेशा सबसे कठिन होता है, इसलिए मुझे कोशिश करते रहना चाहिए। उसने सोचा और फिर से खड़ा हो गया। वह उसी स्थान पर गया और वही प्रक्रिया शुरू की। इस बार यह अधिक कठिन था क्योंकि वह आंतरिक घाव से जूझ रहा था, लेकिन फिर भी प्रक्रिया के अंत में उसका शरीर फिर से पीछे की ओर उछला और कमरे की एक दीवार से टकराया। फिर से उसने सोचा और एक बार फिर ऐसा ही किया। उस समय अपनी शक्ति पर एक कण भी नियंत्रण न रख पाने के कारण उसका शरीर तीव्र गति से उड़ने लगा, जिससे वह कमरे में स्थित एक स्तंभ से जोर से टकराया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में भयंकर दर्द होने लगा। उद्धरण डॉट 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 कितना मुश्किल है, उसने बड़ी मुश्किल से सोचा, हालांकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। कठिनाई के बिना कोई लाभ नहीं, जोखिम के बिना कोई जीत नहीं, उसने सोचा और गहरी सांस ली। उसने खून का एक गिलास निकाला और पी लिया। उसके बाद उसने एक गहरी सांस ली और तेजी से छोड़ा। फोफ। उसे अपने दिल और दिमाग को शांत करने की जरूरत थी, इसलिए एक पल के बाद वह कमरे के बीच में वापस खड़ा हो गया। खुद पर नियंत्रण रखने की क्षमता। तकनीकी रूप से मुझे इसे बाकियों से बेहतर करना चाहिए क्योंकि मैं एक हत्यारा था। फिर भी यह इतना जटिल क्यों है? इस दर पर मैं लड़ भी नहीं पाऊंगा, इसमें महारत हासिल करने में मुझे सालों लग सकते हैं। सार्थक ने आंखें बंद करके सोचा। रुको, उसने सोचा और धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर फैली पिशाच शक्तियों को देखने लगा। उसने उसे नियंत्रित करने की कोशिश तो नहीं की थी, लेकिन उसने एक हाथ की ओर देखा। उसने तुरंत अपनी पिशाच शक्ति वापस ले ली और उसे अपने दाहिने हाथ पर केंद्रित कर लिया। एकाग्रता। उस पुस्तक के अनुसार वैम्पायरिक शक्ति का उपयोग मन के रूप में किया जा सकता है, और मैंने कुछ हद तक इसका अनुभव किया है। यह मन से भी अधिक बहुमुखी है, उसने सोचा और थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। ठीक उन्हीं क्षणों में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये सही है, मुझे इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, उसने सोचा और अपनी दूसरी भुजा की ओर देखा। फिर उसने पिशाच शक्ति को अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ में स्थानांतरित कर दिया। हालांकि यह एक धीमी और जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन इसे नियंत्रित करने की तुलना में यह बहुत आसान था। उस आदमी को हराने के लिए मुझे बस इसे एक जगह पर केंद्रित करना होगा जैसा कि मैं कर रहा हूं, और इसे अपनी इच्छानुसार पूरे शरीर पर घुमाना होगा। इस तरह जब भी वह मुझे मारने की कोशिश करेगा तो मेरे पास एक अभेद्य बचाव होगा, लेकिन जब वह हमला करने जाएगा तो मेरे पास अविश्वसनीय रूप से उच्च आक्रमण भी होगा। तो मुझे बस अपने शरीर पर अपनी पिशाच शक्ति को चलाने और नियंत्रित करने की अपनी क्षमता का अभ्यास करने की ज़रूरत है।
बस मैं अपना खुद का पिशाच शक्ति नृत्य बना सकता हूँ। सार्थक ने बड़ी मुस्कान के साथ सोचा और बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करना शुरू कर दिया। उसके बाएं हाथ में केंद्रित उसकी पिशाच शक्ति तेजी से उसके दाहिने हाथ में चली गई और फिर वापस उसके बाएं हाथ में। उसने उसे थोड़ा ऊपर उठाया और फिर अपनी छाती पर। ऐसा करना आसान नहीं है क्योंकि वह एक बर्तन के माध्यम से बड़ी मात्रा में पिशाच शक्ति को स्थानांतरित कर रहा है, जो इस मामले में उसका शरीर है। हालांकि वह उस पिशाच शक्ति का मालिक है, लेकिन उसका शरीर इतना सक्षम नहीं है कि वह एक ही हमले में इसका इस्तेमाल कर सके जब तक कि वह टूटना न चाहे, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए और इसे धीरे धीरे करना चाहिए। शरीर के एक हिस्से में पिशाच शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित करने और फिर उसे तुरंत दूसरे हिस्से में ले जाने की क्षमता। आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं, उसने सोचा और मुस्कुराया। जल्द ही उसने पिशाच शक्ति को तेजी से बढ़ाया और उसे शरीर के विभिन्न अंगों में स्थानांतरित कर दिया। मिनट बीतते रहे और वे मिनट जल्द ही घंटों में बदल गए। सार्थक ने अपना सारा समय इस नए कौशल का अभ्यास करने में बिताया जो उसने विकसित किया था, और जल्द ही उसने अपने दाहिने हाथ से जमीन पर जोर से प्रहार किया। तारांकन बूम! इस प्रहार से जमीन थोड़ी हिल गई और वहां एक छोटा सा छेद हो गया। सार्थक ने जल्दी से अपनी पिशाच शक्ति को अपने दूसरे हाथ में ले लिया और जमीन पर फिर से जोरदार प्रहार किया। दूसरा झटका आया, उसके बाद तीसरा और फिर चौथा झटका। इसके बाद वह हवा में उछला और अपने दाहिने पैर से हमला किया, फिर अपनी पिशाच शक्ति को अपनी छाती तक खींचा, अपने पूरे शरीर पर भार डाला और तेजी से जमीन पर गिर पड़ा। और इस तरह उसकी रात जल्दी बीतने लगी, जबकि उसके शरीर पर पसीना ये दर्शा रहा था कि वह इस कौशल को सीखने में कितना प्रयास कर रहा था। इसके साथ ही उसने कई घंटों तक खुद को अच्छी स्थिति में रखने के लिए रक्त को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया, जब तक कि अंततः वह ऐसी थकाऊ रणनीति का अभ्यास करते करते पूरी तरह से थक नहीं गया। उस रात वह थकान के कारण अपने कमरे में वापस नहीं जा सका, इसलिए वहीं सो गया। उसी रात अकादमी के चिकित्सा केंद्र में हैरी ब्राउन बुरी तरह घायल होकर बिस्तर पर लेटा हुआ था। हालांकि उसके चेहरे पर ज्यादा वार नहीं हुए थे, फिर भी वह पहचानने लायक नहीं लग रहा था। एक व्यक्ति उसके पास खड़ा था और उसे घृणा भरी नजरों से देख रहा था। तुम बहुत बेकार हो, एक व्यक्ति तुम तीनों को कैसे हरा सकता है? तुम बेवकूफ़ हो और उससे लड़ने के बाद भी तुम इतने घायल हो, उसने कहा, और हैरी ने उसे गुस्से से देखा। हालांकि वह कुछ भी नहीं कह सका क्योंकि वास्तविकता ये थी कि वह बुरी तरह हार चुका था। उद्धरण चिन्ह ... जल्द या बाद में तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा, हैरी ने कर्कश स्वर में उत्तर दिया। वह आदमी मुस्कुराया, क्या तुम सोचते हो कि तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुम दूसरे भाइयों को हरा सकते हो? यह मत सोचो कि क्योंकि तुम हार गए इसलिए वे भी हार जाएंगे, लेकिन अगर मैं उनसे मिलूंगा तो ये सबसे अच्छा होगा, उसने कहा, और उसके हाथ में एक तलवार आ गई। तलवार की धार चांदनी में चमक रही थी, जिससे पता चल रहा था कि यह बहुत धार वाली तलवार थी। मैं इस तलवार के सामने गिर जाऊंगा जैसा कि हर कोई पहले ही गिर चुका है, उसने धीरे से कहा। हैरी ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और उसकी ओर देखा। मैं दूसरे भाइयों को नहीं हरा सकता, लेकिन खुद से पूछो, क्या वे मुझे इस हालत में छोड़ सकते हैं? उसने पूछा। उसके प्रश्न से सामने बैठा व्यक्ति, जो कंधे के ऊपर से उसकी ओर देख रहा था, अवाक रह गया। ओह, आपने सही कहा, उसने उत्तर दिया, हालांकि उसकी आवाज़ में अभी भी उपहासपूर्ण लहजा था। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और उससे हार जाए। लेकिन सावधान रहना, वह आदमी इतना सरल नहीं है, हैरी ने जवाब दिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। वहां खड़े आदमी ने आह भरी, तुम बहुत बेकार हो। उन्होंने एक ही लड़ाई में तुम्हारा ट्रेडमार्क आत्मविश्वास तोड़ दिया, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? कोई बात नहीं, चिंता मत करो छोटे भाई, चूंकि तुम मेरे साथ बड़े भाई की तरह व्यवहार करते हो तो मैं तुम्हारा बदला लूंगा। अगर तुम कर सकते हो तो अंतिम मुकाबला देखने के लिए मैदान में आओ, तलवार वाले आदमी ने जवाब दिया और उसे दूर रख दिया। वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। कुछ मिनट बाद हैरी ने फिर से अपनी आंखें खोलीं और छत की ओर देखा। मैथ्यू डिट्रिच, तुम मजबूत हो, यह मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन यह मत सोचो कि यह ऐसे ही रहेगा, उसने धीरे से कहा और अपनी मुट्ठियां कस लीं, भले ही इससे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। अगले दिन सार्थक बाहर जाने से पहले नहाने के लिए अपने कमरे में लौट आया। हालांकि रास्ते में उसे इसला मिल गई। वह दवाइयों और शरीर पर लगी कई पट्टियों की वजह से उठकर चल सकती थी, लेकिन वह व्यायाम या ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी जिसमें मेहनत की ज़रूरत हो। वह ये देखकर आश्चर्यचकित हुई और उसने देखा कि वह थोड़ा गंदा था। क्या तुम पूरी रात प्रशिक्षण ले रहे थे, सार्थक? उसने आश्चर्य से पूछा और उसे पोंछने के लिए एक छोटा सा रुमाल निकाला। सार्थक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक नया कौशल बनाने की कोशिश कर रहा था। हॉल की लड़ाई खत्म होने के बाद मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा, उसने जवाब दिया, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गई। फिर भी उसने उसकी प्रतिक्रियाओं को नज़रअंदाज कर दिया और नहाने तथा तैयार होने के लिए अपने कमरे में चला गया।
कुछ देर बाद वे मैदान की ओर चल रहे थे। आज यहाँ बहुत अधिक लोग हैं, इसला ने आश्चर्य से कहा, और सार्थक ने उसकी ओर सिर हिलाया। चूंकि यह आखिरी दिन है इसलिए अधिक लोग इसमें रुचि रखते हैं, उन्होंने जवाब दिया। फिर भी तभी उसे दूर से कुछ आवाज़ें सुनाई दीं। देखो, वह लड़का वही है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, वह मैथ्यू है। वह कल कई तृतीय वर्ष के छात्रों को आसानी से हरा देने में कामयाब रहा। वह मुश्किल से प्रथम वर्ष का छात्र है। सचमुच वह जवान दिखता है, हालांकि वह बहुत सुंदर है। ये सच है, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। उसने 3 ब्राउन भाइयों को गोली मार दी। हैरी को तो क्षत विक्षत कर दिया गया, लगभग पहचान में न आने वाली। ओह देखो, वहाँ देखो, ये हैरी ब्राउन है। वह अब अकादमी में एक सेलिब्रिटी है, एक अन्य व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। हैरी की प्रसिद्धि सबसे शक्तिशाली तृतीय वर्ष के छात्रों में से एक से बदलकर तृतीय वर्ष के चर्चित छात्र में बदल गई थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था, खासकर तब जब उसने देखा कि बहुत से लोग उसकी ओर देख रहे हैं और उसकी पीठ पीछे उसके बारे में बातें कर रहे हैं। उसका चेहरा बैंगनी हो गया था और शरीर के एक बड़े हिस्से पर पट्टियां बंधी हुई थीं। फिर भी कम से कम वह चल फिर तो सकता था। जहां भी वह गया वहां बुरा माहौल महसूस किया गया, इसलिए कई छात्रों ने बातचीत करना बंद कर दिया और उसके और सार्थक के बारे में बातें कानाफूसी करने लगे। सार्थक और इसला लोगों की इन प्रतिक्रियाओं को देखकर मुस्कुराए, हालांकि उन्होंने जल्द ही उन पर ध्यान देना बंद कर दिया। वे अलग अलग जगहों पर गए। इसला स्टैंड पर सब कुछ देखने गई, जबकि सार्थक अपने प्रतिद्वंद्वी का पता लगाने के लिए मैदान में गया। और थोड़ी देर बाद अंततः उनके प्रतिद्वंद्वी की घोषणा कर दी गई। वह कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं था, लेकिन वह हैरी ब्राउन की तुलना में थोड़ा मजबूत व्यक्ति था। वह कम प्रोफाइल रखना पसंद करता था, इसलिए पहले तो सार्थक सावधान था। फिर भी उन्होंने कोई खतरा पेश नहीं किया। एक तरफ इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल देखने में दिलचस्प थे, क्योंकि इसमें 5000 पावर वाला एक व्यक्ति और 4900 से ज़्यादा पावर वाला एक और व्यक्ति शामिल था, जो टूर्नामेंट का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जिसने हैरी ब्राउन से भी ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करने के बावजूद कुछ ही चालों में मैच खत्म कर दिया। सार्थक का ध्यान अब टूर्नामेंट जीतने के अलावा किसी और चीज़ पर नहीं था, इसलिए वह अब और खेलना नहीं चाहता था। वह जानता था कि जितनी जल्दी वह मैच जीतेगा उतनी ही जल्दी उसका सामना फाइनल में पहुंचने वाले से होगा, इसलिए उसकी लड़ाई सिर्फ कुछ मिनट ही चली। दूसरे क्षेत्र में मौजूद प्रतिभागियों के लिए यह देखकर आश्चर्य की बात थी कि सार्थक इतनी जल्दी लड़ाई खत्म कर सकता है। वह मेरी सोच से कहीं अधिक सक्षम है, दोनों में से शक्तिशाली ने सोचा। सार्थक की लड़ाई खत्म होने तक दोनों में से किसी ने भी लड़ाई नहीं की थी, लेकिन किसी तरह ये लड़ाई सार्थक की लड़ाई से भी जल्दी खत्म हो गई। तलवार वाले आदमी के 2 या 3 साफ वार से ही लड़ाई खत्म हो गई। हे, यह आदमी तलवार चलाने में बहुत तेज है, मैं इसे लगभग देख ही नहीं पाया, सार्थक ने सोचा। और तभी रेफरी चिल्लाए, मैथ्यू डिट्रिच फाइनल में पहुंच गया, एलियट रॉबर्ट्स फाइनल में पहुंच गए। दोनों की चीखें एक ही समय पर आई जब दोनों के आराम के मिनटों की घोषणा की गई। कुछ दिन पहले बैटल ऑफ द हॉल्स की शुरुआत में प्रतिभागियों के चेहरों को देखकर कई दर्शक यह अनुमान लगा रहे थे कि फाइनल में कौन पहुंचेगा, और हर संभावित परिदृश्य में यह एलियट रॉबर्ट्स ही था। द्वितीय अकादमी में सबसे शक्तिशाली छात्र होने के कारण वह छात्रों के बीच प्रसिद्ध और सम्मानित था। इसके अलावा तलवार के साथ उसकी फुर्ती कुछ ऐसी थी जिसका मुकाबला बहुत कम लोग कर सकते थे, इसलिए हर कोई अनुमान लगा रहा था कि वह फाइनल में पहुंच जाएगा, और इस बार वे सभी सही निकले। फिर भी दूसरी ओर शर्त कभी भी प्रथम वर्ष के छात्र के माध्यम से नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। प्रथम वर्ष के छात्र यहाँ अधिकतम एक लड़ाई जीतने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर वे 2 जीतते हैं तो ये शानदार है और उन्हें प्रतिभाशाली के रूप में सम्मान दिया जाना चाहिए, लेकिन शीर्ष 2 में आने के लिए पर्याप्त जीत हासिल करना ये पूरी तरह असंभव है, या कम से कम अब तक तो यही था। यही कारण है कि जब प्रथम वर्ष के छात्रों को पता चला कि उनका प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति सार्थक शीर्ष 8 में है, तो उनके मुंह से खुशी के आंसू छलक आए। ऐसा इसलिए नहीं है कि उनमें एक ही छत्ते जैसी भावना है, बल्कि इसलिए कि सार्थक जितना ऊंचा स्थान पाता वह प्रथम वर्ष के सभी छात्रों के लिए उतने ही अधिक संसाधन निर्धारित करता। अगर वह शीर्ष 8 में जगह बना लेता तो उनके लिए कुछ खास नहीं होता, ये सिर्फ सार्थक की कक्षा के लिए होता। लेकिन अगर वह शीर्ष 4 और फिर शीर्ष 2 में जगह बना लेता तो सभी को फायदा होता। इसलिए कई लोग चाहते थे कि सार्थक टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान पर पहुंचे, और जब उन्होंने देखा कि सार्थक शीर्ष 2 में पहुंच गया है, प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की खुशी का शोर अत्यधिक था। प्रथम वर्ष में एक छात्र इतनी महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में अधिकतम समय तक पहुंच गया था, तो अभी हर किसी को छत्ते का एहसास था। यदि कोई नया खिलाड़ी जीतता तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता। वे अकादमी द्वारा निर्धारित संसाधनों की एक बड़ी राशि अर्जित कर सकते थे। यही कारण है कि सार्थक के मैदान में उतरने से पहले ही कई प्रथम वर्ष के छात्रों ने उसका नाम पुकारा।
हालांकि इससे दूसरे वर्ष के छात्रों और जूनियर छात्रों को परेशानी हुई, लेकिन उन्होंने जल्द ही उन्हें चुप करा दिया, लेकिन उन छात्रों के चेहरों से उत्साह छिपा नहीं रह सका। इस प्रकार मैच शुरू होने में कई मिनट लग गए। मैथ्यू डिट्रिच बनाम इलियट रॉबर्ट्स। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब हर कोई देखना चाहता था कि क्या होगा। अभी तक इलियट रॉबर्ट्स ने अपनी शक्ति का अधिक प्रदर्शन नहीं किया है, इसलिए वे देखना चाहते थे कि प्रथम अकादमी में शामिल होने के योग्य किसी व्यक्ति की शक्ति कितनी अधिक हो सकती है। जबकि सार्थक, कोई नहीं जानता था कि क्या उसने अपनी पूरी शक्ति दिखाई है, क्या कोई उसे जानता है। अधिकांश लोग उसे नहीं जानते थे, और जो जानते थे उन्होंने उसके बारे में केवल कुछ कुछ सुना था या वे सार्थक की कक्षा के सदस्य थे, इसलिए कई लोग उसे लड़ते हुए देखना चाहते थे। अखाड़े में पहुंचने के बाद दोनों में से किसी ने भी बात नहीं की, हालांकि वे एक दूसरे को ठंडेपन से देख रहे थे और आप इलियट की आंखों में हत्या की मंशा देख सकते थे। ठीक उसी समय एक निर्देशक पुनः मंच पर आया। बैटल ऑफ द हॉल्स का अंत आ गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई नया छात्र इन टूर्नामेंटों तक पहुंच पाएगा, इसलिए बधाई हो, प्रिंसिपल ने सार्थक की ओर सिर हिलाते हुए कहा, और सार्थक ने भी सिर हिलाया। मुझे कहना होगा कि आप दोनों ने जो ताकत हासिल की है उसके लिए आप दोनों सराहनीय हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप दोनों का मुकाबला अच्छा रहेगा और हारने वाला अपनी गलतियों से सीख सकता है। याद रखें कि यह एक दोस्ताना मुकाबला है और इसका मुख्य कारण सभी छात्रों के प्रयासों को पुरस्कृत करना है। जीतने और दूसरे स्थान पर आने के लिए मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में मुझे यकीन है कि आप पहले से ही जानते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग केवल उन पुरस्कारों में से एक या सभी को पाने का लक्ष्य बना रहे हों, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि इस बार सबसे अलग दिखने वाले के लिए एक छिपा हुआ पुरस्कार है, विजेता के लिए नहीं, बल्कि पूरे हॉल बैटल में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले के लिए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप दोनों इसे पाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। मुझे यकीन है कि यह आपको संतुष्ट करेगा। आप शुरू कर सकते हैं, निर्देशक ने कहा, और यह कहने के बाद वह अपने स्थान पर वापस आ गया। सभी दर्शक ये सुनकर आश्चर्यचकित थे कि इसमें कोई छिपा हुआ इनाम होगा। फिर भी अखाड़े में मौजूद दोनों ने इस पर पलक तक नहीं झपकाए। जैसे ही निर्देशक ने युद्ध शुरू होने की घोषणा की, इलियट ने अपनी तलवार निकाली और वह सुबह की चांदनी में चमक उठी। सार्थक की ओर से उसने अपनी पिशाच शक्ति को बलपूर्वक बाहर निकाल दिया तथा युद्ध की तैयारी करने लगा। इतनी तेज तलवार, अगर यह मेरे शरीर पर लगी तो खतरनाक होगी। मैं देख सकता हूं कि यह बहुत ऊंचे स्तर की है, सार्थक ने मुस्कुराते हुए सोचा। तभी रेफरी ने फिर से मुकाबला शुरू होने की घोषणा की, तो दोनों प्रतियोगी एक साथ अपने अपने स्थानों से बाहर निकले और कुछ सेकंड बाद आमने सामने आ गए। तारांकन बॉम्ब। सार्थक की मुट्ठी से इलियट की तलवार पर पहला जोरदार प्रहार हुआ और उसके बाद प्रतिद्वंद्वी की ताकत का परीक्षण करते हुए कई और प्रहार हुए। कितनी कठोर मुट्ठियां, इलियट ने आश्चर्य से सोचा, लेकिन ठीक उन्हीं क्षणों में वह मुस्कुराया और एक छोटा कदम पीछे हट गया। अपनी तलवार को पीछे खींचकर सार्थक की गर्दन के बाईं ओर एक शक्तिशाली क्षैतिज हमला किया। यह हमला इतना तेज और घातक था कि इसे देखने वाला हर कोई हैरान रह गया। यह इतना तेज और घातक हमला था कि यदि सार्थक की स्थिति में होते तो बहुत से लोग प्रतिक्रिया नहीं कर पाते, यहाँ तक कि कई लोग ये सोचकर खड़े हो गए कि अब लड़ाई खत्म होने वाली है। आखिरकार ये सार्थक के बहुत करीब था। फिर भी ठीक उन्हीं क्षणों में एक गड़गड़ाहट भरी आवाज सभी के कानों तक पहुंची। तारांकन क्लैंक। जैसे ही सार्थक ने हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार निकाली, दो हथियारों के टकराने की आवाज आई। क्या वह तलवार का भी प्रयोग करता है? कई लोग आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन सार्थक ने फिर से उनके लिए एक अप्रत्याशित चाल चली। तुरंत ही सारी पिशाच शक्ति को अपने दाहिने हाथ में ले लिया और इलियट की छाती पर जोरदार प्रहार किया। यहाँ तक कि उसे भी इसकी उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसे अपनी पूरी ताकत से वार को झेलना पड़ा। हालांकि फिर भी उसे कई मीटर पीछे की ओर धकेला गया। उसकी छाती पर जो प्रहार हुआ वह उसे थोड़ा चौंका देने के लिए काफी था। अरे, यह क्या बकवास था, उसने सोचा, सार्थक के हमले को समझने की कोशिश करते हुए। एक क्षण वह बचाव कर रहा था और दूसरे ही क्षण उसने अपने शरीर के दूसरे भाग से जबरदस्त बल का प्रयोग करते हुए हमला कर दिया। क्या वह ऐसा करने के लिए पर्याप्त मजबूत है? उसने भारी सांस लेते हुए सोचा। फिर भी सार्थक ने इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया, इसलिए उसने उस पर छलांग लगाई, क्योंकि उसके शरीर में मौजूद पिशाच शक्ति चमक उठी, जिससे उसके दाहिने हाथ में पिशाच शक्ति तेजी से बढ़ गई। वह उस पर निर्णायक प्रहार करना चाहता था, इससे पहले कि वह आदमी अपने तुरुप के पत्ते इस्तेमाल कर सके। इससे कई लोगों के दिल दहल गए। इतना शक्तिशाली मुक्का एलियट को एक ही झटके में लड़ाई से बाहर कर सकता था। तारांकन बूम। जब सार्थक ने स्तब्ध एलियट पर प्रहार किया तो जो जोरदार प्रहार हुआ वह पूरे अखाड़े में सुना जा सकता था, लेकिन उन क्षणों में सार्थक कई बार पीछे की ओर कूदा तथा उसके पीछे हमलों की झड़ी लग गई। जहां जहां वह गिरा वहां वहां पिशाच शक्ति का विस्फोट हुआ, जिससे उस विशाल टाइल में दरार पड़ गई जहां वे लड़ रहे थे। लेकिन उस पर किया गया जवाबी हमला यहीं नहीं रुका।
कई शक्तियां उसकी ओर उड़ रही थीं, इसलिए उसे सभी हमलों से बचने के लिए कई बार पीछे की ओर कूदना पड़ा, और अंत में उसे अंतिम हमले से खुद को बचाने के लिए अपनी दोनों भुजाओं को अपनी छाती पर रखना पड़ा, जिससे वह अखाड़े के किनारे के करीब पहुंच गया। सार्थक दंग रह गया और भौहें सिकोड़ते हुए बोला, आप बहुत सक्षम हैं। ऐसे समय में जवाबी हमला करना मुश्किल था, खासकर तब जब सार्थक सामने से हमला कर रहा था। फिर भी इलियट ने हमले का बचाव किया और उस पर एक शक्तिशाली जवाबी हमला किया, जिससे वह लगभग अखाड़े से बाहर हो गया। उसकी तलवार की गति इतनी तेज थी कि सार्थक की आंखें लगभग धोखा खा गईं, क्योंकि वे दोनों बहुत करीब थे। हालांकि इस मामले में इलियट को अधिक आश्चर्य हुआ। आप सारे नुकसान से बचने में सफल रहे। आप अच्छे हैं, उन्होंने कुछ आश्चर्यचकित होकर कहा। वे दोनों कुछ क्षण तक एक दूसरे को देखते रहे, जब तक कि इलियट ने तेज गति से शक्तिशाली हमला नहीं कर दिया। उसी क्षण उसकी गति बहुत बढ़ गई, इसलिए वह कुछ ही सेकंड में सार्थक के पास पहुंच गया, और उसका हमला उसकी गति से भी अधिक तेज था, जिससे सार्थक आश्चर्यचकित हो गया, जो अपने बचाव के लिए केवल अपना हाथ ही उठा सका। हमले के प्रभाव से वह अखाड़े के दूसरी ओर लुढ़क गया। सार्थक ने तुरंत रुककर एक तरफ छलांग लगाई और इलियट के अगले हमले से बच निकला। वह तेज है, सार्थक ने सोचा, इसलिए जैसे ही वह फिर से जमीन पर गिरा, उसने उसकी ओर छलांग लगा दी और अपने पैरों में मौजूद पिशाच जैसी शक्ति से खुद को आगे बढ़ाया। उसने जो गति पकड़ी वह इतनी अविश्वसनीय थी कि वह इलियट के चेहरे पर एक शक्तिशाली मुक्का मारने में सफल रहा और उसे लड़ाई के मैदान में वैसे ही लुढ़का दिया जैसे वह कुछ सेकंड पहले लुढ़का था। फिर भी इलियट अपनी तलवार जमीन में गाड़कर खुद को रोकने में कामयाब रहे। अरे, ये पहली बार है जब मुझे कोई ऐसा आदमी मिला है जो मुझसे भी तेज है, उसने कहा। थोड़ा सा बड़बड़ाते हुए उसने अपनी तलवार की ओर थोड़ा सा खून थूका ताकि कोई ध्यान न दे। उसकी हरकत इतनी छोटी थी कि हालांकि उन्होंने उसे खून थूकते हुए देखा, लेकिन वे यह नहीं देख पाए कि वह कहाँ गिरा। इसमें सार्थक भी शामिल था, जो एक बार फिर हमला करने के लिए तैयार था। लेकिन उसी क्षण तलवार की धार पर खून चमक उठा और उसने एक अजीब हरकत की, जैसे सार्थक की दिशा में 3 छोटे छोटे वार किए हों। वे इतनी छोटी हरकतें थीं कि उन्हें कोई भी नहीं देख सकता था। फिर भी सार्थक को जल्द ही महसूस हुआ कि उसकी ओर 3 हमले हो रहे हैं। क्या बकवास है, उसने अपने दिमाग में सोचा और तुरंत अपने शरीर को दाईं ओर झुकाया। तभी एक हमला बहुत जोर से उसके ठीक सामने से गुजरा। इसके बाद सार्थक पीछे की ओर कूदा और जहां वह था वहां एक शक्तिशाली वार हुआ, जिससे बहुत सारी धूल उड़ी। फिर भी धूल जल्द ही 2 भागों में विभाजित हो गई और सार्थक ने तुरंत सामने की ओर एक शक्तिशाली मुक्का मारा। तारांकन बूम। एक शक्तिशाली विस्फोट से सार्थक को बलपूर्वक पीछे की ओर धकेल दिया गया और वह एक बार फिर लड़ाई के मैदान में गिर पड़ा। वह सदमे में था, लेकिन इलिया से खुद को बचाने के लिए उसे तुरंत उठना पड़ा, जो पहले से ही उसके ऊपर था और उस पर तलवार से हमला कर रहा था। वजन बढ़ गया। वह मन ही मन चिल्लाया और ऊपर की ओर झूलते हुए अपने हाथ का वजन बढ़ा दिया। इसके परिणामस्वरूप एक विस्फोट हुआ जिसने उन दोनों को अखाड़े के 2 अलग अलग किनारों पर धकेल दिया। फिर भी सार्थक एक असुविधाजनक स्थिति में था, इसलिए वह जमीन पर लुढ़क गया, लगभग एक बार फिर अखाड़े से नीचे गिर गया। इसके तुरंत बाद सार्थक जमीन से उठा और अपने कपड़ों पर लगी धूल पोंछने लगा। उसने अपने चेहरे पर उंगली फेरी और पाया कि वह घायल हो गया था। इसके अलावा उसकी मुट्ठी भी घायल हो गई थी और उसमें से हल्का खून बह रहा था। इससे उसकी भौहें तन गईं और उसने इलियट की ओर देखा, जो आश्चर्यचकित होने के साथ साथ आत्मविश्वास से भरी मुस्कान भी लिए हुए था। मैं समझ गया, ऐसे तीखे हमले तुम्हारी तलवार का हुनर हैं, सार्थक ने कहा, जिससे इलियट के चेहरे पर मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई। खैर, इसका पता लगाने से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा, तुम इसका मुकाबला करने का कोई बेहतर तरीका क्यों नहीं सोचते, उसने उपहासपूर्वक उत्तर दिया। फिर भी सार्थक ने उनके तानों को नज़रअंदाज कर दिया। ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मैं उस गति को हरा नहीं पाऊंगा। माफ़ करें, लेकिन आपको मैदान से बाहर जाना होगा, सार्थक ने अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। एलियट ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या वह अपनी पूरी क्षमता से नहीं लड़ रहा है? सच कहूं तो मैंने उसे इतना प्रभावशाली होते नहीं देखा जितना वह पिछले कुछ समय से है, लेकिन ये समझ में आता है मेरी गति के साथ वह ऐसा कैसे कर सकता है, उसने सोचा, इसलिए वह मुस्कुराया। ठीक है, मुझे देखने दो कि तुम किस योग्यता की बात कर रहे हो, उसने जवाब दिया और सार्थक पर फिर से तेज गति से झपटा। उसने एक बार फिर अपनी तलवार को क्षैतिज गति में घुमाया। फिर भी इस बार सार्थक ने आखिरी क्षण तक इंतजार किया। उस पल में उसने अपनी छलांग की ताकत बढ़ाने के लिए अपने पैरों में अपनी पिशाच शक्ति को केंद्रित किया और इलियट की ओर एक बेतुकी गति से छलांग लगाए। अगर वह कोई और होता तो यह उल्टा होता। जब आपको बचाव या हमला करने की ज़रूरत होती है तो अपने पैरों की सारी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ खुद को आगे बढ़ाने के लिए करना एक बहुत ही बेवकूफ़ी वाली रणनीति है जिसे कोई भी नहीं अपनाएगा। लेकिन सार्थक ने ऐसा किया क्योंकि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है।
अगर शरीर एक ऐसा औजार है जिसमें पिशाच जैसी शक्ति है तो मुझे इसे तलवार या भाले के रूप में इस्तेमाल करने से कौन रोक रहा है। चूंकि मैं अपनी तलवार से ज़्यादा शक्ति नहीं चला सकता तो मैं अपनी बाहों को एक औजार के रूप में इस्तेमाल करूंगा, फिर मैं अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता हूं। सार्थक ने उस पल एक बड़ी मुस्कान के साथ सोचा। यह एक ऐसा विचार था जो पिछली रात उसके दिमाग में आया था और अब यह एक दस्ताने की तरह फिट बैठता है। उसकी पैशाचिक शक्ति उसके शरीर के अंदर पैरों से लेकर बाजुओं तक सक्रिय हो गई और फिर एक शक्तिशाली हमला एलियट के पेट पर हुआ, बिना उसे पता चले। बुआघे, फिर भी ये तो केवल शुरुआत थी। सार्थक ने तुरंत उस पर हमला किया और उसके गाल पर जोरदार प्रहार किया, जिससे पूरे युद्ध क्षेत्र में बड़ी दरारें पड़ गईं। कुल मिलाकर एलियट के त्वरित जवाबी हमले ने उसे थोड़ा सा पकड़ा, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। उसका कौशल बहुत तेज है। मुझे लड़ाई जल्दी खत्म करनी होगी। सार्थक ने सोचा कि जब उसने देखा तो उसकी बांह पर तलवार का घाव बन गया था। ये केवल एक सेकंड था जब उस आदमी को सांस लेने का मौका मिला और पूरी ताकत के साथ वह जवाबी हमला करने में कामयाब रहा। यद्यपि उसकी भुजा में मौजूद पिशाच शक्ति ने क्षति के एक बड़े हिस्से को टालने में सफलता प्राप्त की, लेकिन बात यह है कि यदि उसने अंधे स्थान से इतनी तेजी से हमला किया होता तो उसके लिए समय रहते अपनी रक्षा के लिए पिशाच शक्ति को स्थानांतरित कर पाना कठिन हो सकता था। इसलिए उसने उसकी छाती पर एक और जोरदार वार किया, जिससे वह अखाड़े के दूसरी ओर चला गया। सार्थक ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत ही लड़ाई को समाप्त करने के लिए उसके पीछे दौड़ा तथा उसे अखाड़े से पूरी तरह बाहर करने के लिए एक जोरदार प्रहार किया। जल्द ही वह बहुत तेजी से उस पर टूट पड़ा। तारांकन बूम! एक बड़ा विस्फोट हुआ और पूरा युद्ध क्षेत्र धुएं से ढक गया, जिससे बाहर मौजूद लोग यह नहीं देख पाए कि क्या हो रहा है। यद्यपि किसी को यह सोचने की आवश्यकता नहीं थी कि क्या होगा, फिर भी इलियट इतने शक्तिशाली हमले का विरोध कैसे कर सकता था। ये सही है, उसने इसका विरोध नहीं किया। उसने आखिरी क्षण में उसे चकमा दे दिया। मुझे लगा कि उसकी शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ गई है। सार्थक ने अपने पीछे देखते हुए सोचा और तभी उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने धुएं के बीच से कुछ चमकता हुआ देखा। अंगूठी! उसने आश्चर्य से सोचा क्योंकि उसने एक हाथ देखा जिसमें एक अंगूठी थी। अरे! वह मन ही मन चिल्लाया, फिर कुछ हताश भाव से उसने समझा कि क्या हुआ था। ठीक उसी समय एलियट की आवाज़ उसे बहुत करीब लगी। मैथ्यू डिट्रिच, तुम बहुत शक्तिशाली हो, मैं यह मानता हूँ। ये तथ्य कि मुझे तुम्हें हराने के लिए इस अंगूठी का उपयोग करना होगा मुझे शर्मिंदा करता है, लेकिन इस बार जीत मेरी है, उसने कहा। अचानक अखाड़े के ऊपर धुएं के विशाल पर्दे के माध्यम से एक चमक चमकी और एक शक्तिशाली तलवार के हमले ने पर्दे को चीर दिया। तारांकन स्वोश! हमला बहुत तेज गति से हुआ और स्टैंड के पास की मोटी दीवारों को तोड़ दिया। इससे इलियट को आश्चर्य हुआ, क्या उसने इसे चकमा दे दिया? उसने आश्चर्य से सोचा, लेकिन तभी उसे अपनी पीठ में तीव्र दर्द महसूस हुआ जब एक मुक्का उसके ऊपर भयानक बल से लगा। उससे कुछ क्षण पहले सार्थक को उस हमले से बचने के लिए अपनी आयामी गति का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा और अगली बार जब वह दिखाई दिया तो उसने अपनी मुट्ठी में केंद्रित अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके इलियट को एक निर्णायक झटका दिया। उस मौके का प्रभाव बहुत जबरदस्त था और इससे इलियट अविश्वसनीय गति से दसियों मीटर दूर तक उड़ गया और फिर एक बड़े विस्फोट के साथ ब्लीचर्स की दीवारों से जा टकराया। धूल के विस्फोट के क्षण तक जो कुछ हुआ था उससे हर कोई सदमे में था, लेकिन चूंकि वे ये भूल गए थे कि क्या हो रहा था, इसलिए उन्होंने केवल दो प्रभाव सुने, एक के बाद एक, और दोनों प्रभाव ब्लीचर्स के पास की दीवारों पर हुए, जिससे वे सदमे में आ गए। रेफरी उस स्थान की ओर दौड़े जहां अंतिम विस्फोट हुआ था, क्योंकि उन्होंने देखा कि वहां एक शव गिरा हुआ था और जब उन्होंने देखा कि वह इलियट था तो वे दंग रह गए। ठीक उसी समय मैदान से धूल छंटने लगी और सभी लोग अपने होश में आ गए। एलियट रॉबर्ट्स हार गए हैं, एक रेफरी ने चिल्लाकर कहा। यह पूरे मैदान में गूंजने वाली कई ऐसी ही चीखों में से पहली थी। वह हार गया, असंभव, उनमें से कई चिल्लाए। कुछ तो अविश्वास और क्रोध से बेहोश भी हो गए, जैसे हैरी ब्राउन। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने क्या देखा था, सिवाय एक खूबसूरत छोटी महिला के जो ब्लीचर से मैदान में कूद गई थी। सार्थक! वह खुशी से भरी एक खूबसूरत मुस्कान के साथ चिल्लाई, उसे गले लगाकर बधाई देना चाहती थी, लेकिन उसकी हरकत ने सार्थक को चौंका दिया। आखिर ये लड़की क्या कर रही है, उसने चौंक कर सोचा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसकी ओर कूदा और उसे जल्दी से पकड़ लिया, इससे पहले कि वह जमीन पर गिर जाए। फिर भी वह उसे उसके किए पर डांटना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसने देखा कि वह खुशी से मुस्कुरा रही थी, मानो वही जीत गई हो। सार्थक, तुमने कर दिखाया, तुमने सचमुच कर दिखाया सार्थक, बधाई हो, उसने बड़ी मुस्कान के साथ चिल्लाकर कहा, जिससे सार्थक मुस्कुराने के अलावा कुछ भी नहीं कर सका। उसने जो कुछ हासिल किया था उस पर उसकी खुशी देखकर उसे अच्छा लगा, इसलिए उसने उसकी ओर सिर हिलाया। धन्यवाद इसला, देखा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं ये कर सकता हूँ, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसने खुशी से सिर हिलाया।
हालांकि केवल वे दोनों ही सदमे से बाहर आ पाए थे, बाकी लोग ये सोचते रहे कि जो उन्होंने देखा वह वास्तविक था या नहीं। एलियट स्वयं भी विश्वास नहीं कर सके कि क्या हुआ था। वह न केवल हारा बल्कि अपनी अंगूठी का उपयोग करते समय भी हारा। ठीक उसी क्षण जब उसे लगा कि वह जीत जाएगा और जिस क्षण उसे जीतना चाहिए था वह हार गया। आखिर यह क्या था? क्या उसकी गति इतनी अधिक थी? यह उसकी दूसरी चाल से कहीं अधिक तेज थी। उसने चौंक कर सोचा और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए संघर्ष किया। सार्थक का आखिरी वार काफी शक्तिशाली था और भले ही उसके पास अपनी उच्च शक्ति के लिए एक मजबूत बचाव था, फिर भी वह प्रभावित हुआ। हालांकि ये ज्यादा नहीं था। उसने दूर से सार्थक की ओर देखा जो इस्ला के साथ जश्न मना रहा था और भौहें सिकोड़ लीं। क्या उसके पास कोई विशेष क्षमता वाला हथियार भी हो सकता है? उसने लड़ाई के दौरान तलवार निकाली थी, लेकिन मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा था, उसने सोचा, और हालांकि उसके आसपास कई लोग उससे बात कर रहे थे, उसने उनकी अनदेखी की। उसने अपनी दृष्टि सार्थक पर केंद्रित की। सार्थक ने भी उसकी निगाहें देखीं, इसलिए वह उसकी ओर देखने लगा। तभी दोनों की नज़रों में टकराव हुआ, जैसे कि दो बिजली के बोल्ट दो शरीरों के मध्य में टकरा गए हों, लेकिन किसी ने भी नज़रें नहीं हटाईं। फिर भी एलियट ने शीघ्र ही अपनी नज़रें फेर लीं। मैं पहली अकादमी में तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैथ्यू डिट्रिच, उसने कहा और मुड़ा और अखाड़े से बाहर चला गया। वह जीत और पुरस्कार के लिए जितना तरस रहा था, उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह हार गया था। और पुरस्कारों में से, हालांकि सभी अच्छे थे, वह केवल एक ही पुरस्कार चाहता था, वह था अकादमिक लाइब्रेरी में जाना। इसलिए वह बिना पीछे देखे वहां से चला गया, और उनके पीछे हटने के साथ ही अधिकांश लोग वास्तविकता में वापस आ गए। प्रथम वर्ष के छात्रों ने जोरदार जयकारे लगाए और बदले में प्रिंसिपल खड़े हो गए। सार्थक ने यह सुनकर आह भरी और हल्का सा मुस्कुराया। धुएं के पर्दे के कारण मुझे अपनी नई क्षमता के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताना पड़ा, इसलिए यह बाद में भी एक तुरुप का पत्ता साबित हो सकता है, उसने सोचा। लेकिन जब उसने निर्देशकों की ओर देखा तो उसे लगा कि उसकी शक्तियां वाकई बहुत अधिक हैं। हो सकता है उन्होंने इसे देखा हो, उसने सोचा और भौहें सिकोड़कर उनमें छिपी शक्ति को महसूस करने की कोशिश की। बहुत मजबूत, वह आभा जो बिना दिखाए ही मुझे दमन का एहसास कराती है, मुझे बताती है कि वे संभवतः प्रोफेसर रीगन के समान या उससे भी अधिक मजबूत हैं। इससे मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर किसी कारणवश उन्होंने इसे मेरी ओर निर्देशित किया तो मेरा दम घुट सकता है, सार्थक ने सोचा। ऐसा लगता है मानो इन निर्देशकों के पीछे एक विशालकाय अजगर उन्हें घूर रहा है, जो किसी भी क्षण ऐसी दहाड़ लगाएगा जिसमें ऐसी प्रचंड शक्ति होगी जो उन्हें तुरंत जला सकती है। हालांकि शायद ये सटीक चित्रण नहीं है, लेकिन कम से कम सार्थक को तो यही महसूस हुआ। वे एक दूसरे से बहुत अलग हैं। उनके लिए जो लड़ाई उन्होंने देखी वह शायद बच्चों का खेल था। कितनी भयानक शक्ति है, सार्थक ने अंत में अपना सिर हिलाते हुए सोचा। वह जानता है कि एक दिन वह उनसे आगे निकल जाएगा और उनसे जीत हासिल कर लेगा। उसे बस धैर्य रखना है और अपनी ट्रेनिंग जारी रखनी है। उसी समय मुख्य निदेशक अंततः खड़े हो गए। सबसे पहले, मैथ्यू डिट्रिच, इस हॉल टूर्नामेंट में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए बधाई। ये पहली बार है जब किसी नए छात्र ने शीर्ष 8 छात्रों में जगह बनाई है, लेकिन न केवल आप यहीं नहीं रुके बल्कि आप टूर्नामेंट के उच्चतम स्तर तक पहुंचे और फिर भी इसे जीतने में कामयाब रहे। वास्तव में सराहनीय है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा जब उन्होंने सार्थक की ओर देखा। सार्थक ने सिर हिलाकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद निर्देशक, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, उसने जवाब दिया और निर्देशक थोड़ा हंसा। हाँ, तो फिर आपके प्रयास सार्थक थे, उन्होंने कहा और फिर बाकी छात्रों की ओर देखा। बड़ी संख्या में छात्र अपने पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आए। हालांकि विदाई समारोह नहीं होगा, फिर भी उन्हें इस स्थान पर विशिष्ट बैच के रूप में सेना का पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें सेना का हिस्सा मानना एक परंपरा थी, और वास्तव में उस समय कई सैनिक कई विशिष्ट बैज लेकर बाहर आए और निर्देशक के पीछे खड़े हो गए। इन दिनों में अकादमी आपको सारे पुरस्कार देने का काम करेगी। आपके शिक्षक आपको ये पुरस्कार देंगे, इसलिए शुभकामनाएं। अभी सेना आपको वे सम्मान देगी जो आपको सेना के सदस्य के रूप में पहचान दिलाएंगे, निर्देशक ने कहा, और फिर सैनिकों ने प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से सभी विशिष्ट बैज सौंपे। वे सभी एक जैसे थे क्योंकि उन्हें कुछ और करना था। हालांकि आप देखेंगे कि सभी बैज एक जैसे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि पीछे की ओर वह पद लिखा है जिस पर आप पहुंचे थे, यही वह पद है जो सेना में आपको मिलेगा। आपको बस अपनी जीत के आधार पर संबंधित पद प्राप्त करने के लिए सेना मुख्यालय जाना होगा। ये कहने के साथ ही कुछ और पुरस्कार हैं जिन्हें आज वितरित करने की आवश्यकता है, निर्देशक ने कहा और अपने भंडारण रिंग से एक छोटी ट्रे निकाली। इस ट्रे में कई चीजें रखी हुई थीं। एक पिशाच अंगूठी, 2 अभ्यास पुस्तकें, 4 रक्त थैलियां जिनमें प्रत्येक में 2 लीटर रक्त है, और अंत में पैसों से भरा एक लिफाफा। मैथ्यू डिट्रिच, यह आपके इनाम का पहला भाग है, निर्देशक ने उसे ये देते हुए कहा।
बहुत से लोग उसे ईर्ष्या से देखते थे, लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वह इसके लायक था, इसलिए भले ही वे ईर्ष्यालु थे, उन्होंने सार्थक की ताकत को पहचान लिया। अभी भी तुम्हें 2 और पुरस्कार दिए जाने हैं। पहला, तुम तय करो कि इसका इस्तेमाल कब करना है, जब तुम्हें ठीक लगे तो मेरे पास आओ। जहां तक दूसरे का सवाल है, वह तुम्हें जल्द ही दे दिया जाएगा। उसने जवाब दिया और सार्थक ने उसे सिर हिलाकर जवाब दिया। ठीक है निर्देशक, फिर जब मैं तैयार हो जाऊंगा तो आपसे मिलूंगा। सार्थक ने जवाब दिया और निर्देशक ने उसे सिर हिलाकर जवाब दिया। अच्छा, उसने कहा और फिर से सभी छात्रों की ओर देखा। इस हॉल टूर्नामेंट में जीतने वाले सभी लोगों को बधाई, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह तो बस शुरुआत है। पिशाच का मार्ग चलना कठिन है, लेकिन इसमें कई पुरस्कार हैं और केवल वे ही लोग इस पर चल सकते हैं जो जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सभी मजबूत बनने के लिए प्रयास करते रहेंगे। मुझे और कुछ नहीं कहना है, आप रिटायर हो सकते हैं, डायरेक्टर ने कहा और हॉल टूर्नामेंट का समापन किया। सार्थक और इसला अपने कमरे में वापस आ गए और खूब सारा बढ़िया खाना खाते हुए अपनी जीत का जश्न मनाया। बाकी दिन उन्होंने चुपचाप जश्न मनाने में बिताया। उन्हें क्लास में जाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि उन्हें कई दिन की छुट्टी मिल जाती। इसलिए जीत के बाद का जश्न कुछ दिनों तक चलता रहा। इस दुनिया में रातें हत्या के लिए खुद को तैयार करती हैं। नहीं, दिन भी ऐसा ही करता है, क्योंकि यहाँ रातें थोड़ी अजीब होती हैं। कभी कभी वे सुनसान होती हैं, लेकिन जब शहरों में कुछ मनाया जाता है तो संगीत और हलचल रात भर चलती है। लेकिन कुछ ऐसे अवसर भी आते हैं जब वे डरावने हो सकते हैं। आखिरकार यहाँ कभी दिन का उजाला नहीं होगा, यहाँ हमेशा अंधेरा रहता है, यहाँ हमेशा तारे रहते हैं और लगभग हमेशा चांद रहता है। यही कारण है कि कई बार ऐसा होता है कि आप यह नहीं जान पाते कि दिन कब है, भले ही आप इसके लिए तरसते हों। अगर आप किसी बुरे सपने में हैं तो आप यह नहीं सोच सकते कि भोर होते ही यह खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई वास्तविक भोर नहीं होती। यद्यपि घंटियां बीत जाती हैं, परंतु आकाश में ऋतुएं नहीं बदलती, हमेशा रात ही रहती है। अतः यदि आप इससे बचकर निकलने में सफल नहीं होते तो आपका दुष्स्वप्न अंतहीन रूप से जारी रह सकता है और अंततः यह आपको समाप्त कर सकता है। यही कारण है कि बहुत से लोग वहां रहने चले जाते हैं जहां अन्य लोग रहते हैं, क्योंकि वहां का शोर उन्हें साथ देता है। यह ऐसी स्थिति है जो दुनिया के लगभग किसी भी शहर में घटित होती है। इसीलिए इस दुनिया में रातें हत्या के लिए तत्पर रहती हैं, चाहे वह कुलों के शहर जैसा डरावना और एकाकी शहर हो, शैक्षणिक वाणिज्यिक शहर जैसा वाणिज्यिक शहर हो, या एक खूबसूरत शहर जहां लोगों की भीड़ रहती है, खूनी भोर के शहर की तरह। रात के अंधेरे में, आमतौर पर सुरक्षित क्षेत्र में जहां कई शक्तिशाली लोग रहते थे, कई आकृतियां इस स्थान की खूबसूरत इमारतों की छतों पर बहुत तेज गति से घूम रही थीं। वे तेज और क्षणभंगुर थे, यद्यपि अब आप उन्हें देख सकते थे और उनकी एक झलक पा सकते थे, फिर भी एक क्षण में वे गायब हो जाते थे और कई मीटर आगे दिखाई देते थे। इन आकृतियों ने काले कपड़े पहने थे जो रात के कालेपन को छुपा रहे थे। वे काफी देर तक दौड़ते रहे और अंततः एक सुंदर घर की छत पर जाकर रुके। एक आदमी उनके सामने आया और झुककर बोला, सर, वे अंदर हैं। उसने जल्दी से कहा। जिस आदमी से वह बात कर रहा था, उसने अपना मुखौटा उतार दिया और भयावह ढंग से मुस्कुराया। क्या वे छोटी भीड़ों की तरह प्रतीक्षा कर रहे हैं? उसने पूछा, और घुटनों के बल बैठा व्यक्ति मुस्कुराया और सिर हिलाया। ये सही है, उसने जवाब दिया, जिससे बूढ़े आदमी के चेहरे पर भयावह मुस्कान और अधिक स्पष्ट हो गई। ठीक है, उसने कहा और घर में चलने लगा। पापा, क्या आप वहाँ हैं? एक छोटी लड़की की खूबसूरत आवाज़ रात के अंधेरे में एक अजीब सी आवाज़ से जागने के बाद गूंजी। वह उस आवाज़ से डर गई। फिर भी उसके पिता का जवाब नहीं आया तो उसने फ़ोन करने वाले का नाम बदल दिया। माँ, उसने धीमे स्वर में कहा और आवाज़ का कोई स्रोत खोजने की कोशिश की ताकि उसका डर उसके शरीर से निकल जाए। वह छोटी थी, लगभग 10 साल की। उसका चेहरा बहुत सुंदर था और भले ही वह अभी अभी जागी थी, उसके चेहरे की मिठास उसकी प्यारी राजकुमारी जैसी आभा को दर्शाती थी। फिर भी अपने माता पिता से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर कोमलता का वह सुंदर चेहरा जल्द ही भय से भर गया और उसे लगा कि समय इतनी धीमी गति से गुजर रहा है मानो वह किसी अजीब दुष्स्वप्न के अंदर हो। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने आशावादी बने रहने की कोशिश की, जैसा कि उसके माता पिता ने एक बार उससे कहा था। वह सोचने लगी कि वह कल्पना कर रही है, शायद वह शोर मेरे सपने में था। छोटी बहन सो रही है, उसने सोचा और दूसरे बिस्तर पर अपनी बहन को देखा जो शांति से सो रही थी। अपनी छोटी बहन के चेहरे को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसके मन में पुनः शांति आ गई, इसलिए वह पुनः सो जाने के लिए लेट गई। फिर भी वह अचानक जाग गई जब उसने खिड़की के पास से एक छाया को गुजरते देखा। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। उसके पैरों के साथ साथ उसके कोमल, नाजुक हाथ भी कांपने लगे।
वह भागना चाहती थी, उसका मन कह रहा था कि वह भागकर अपनी बहन को यहाँ से अपने माता पिता के कमरे में ले जाए, लेकिन उसके शरीर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अपने कोमल तर्क में उसने सोचा कि चेहरा ढकने से काम चल सकता है। फिर भी भय ने उसे इतना घेर लिया था कि उसकी हरकतें भी धीमी पड़ गई थीं, और जैसे ही उसने अपना तकिया पकड़ा, खिड़की के दूसरी ओर उसके सामने एक डरावनी मुस्कान उभर आई। वह डर के मारे चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सकी जब उसने दूसरी तरफ काले कपड़े पहने एक व्यक्ति को उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए देखा। वह तेजी से पीछे कूदी और वहां मौजूद किसी भी चीज से बचने की कोशिश करने लगी, लेकिन जल्द ही वह अपने पीछे की दीवार से टकरा गई और दुर्घटना के साथ ही खिड़की पर खड़ा चेहरा गायब हो गया, जिससे वह अचंभित रह गई। इसके अलावा उसकी चीख से उसकी छोटी बहन जाग गई। बहन, क्या हुआ? उसने पूछा और देखा कि उसकी बड़ी बहन बिस्तर से भागकर आए और उसे पकड़ लिया। हमें माँ और पिताजी के कमरे में जाना होगा, वह चिल्लाई। वह भय और गहरे भय से भर गई जिससे वह कांप उठी। उसकी बहन हमेशा से एक अच्छी लड़की रही थी, इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे जल्दी से सिर हिलाया क्योंकि उसे लगा कि कुछ भयानक हो सकता है, और जल्द ही वे दरवाजे की ओर भाग रहे थे। फिर भी ठीक उन्हीं क्षणों में दरवाज़ा लात मारकर गिरा दिया गया, जिससे वे चौंककर पीछे की ओर फर्श पर गिर पड़े। एमी, तुम कहाँ हो? दरवाजे के दूसरी तरफ से एक आवाज़ आई, उसके स्वर में डर साफ देखा जा सकता था। फिर भी ये भयभीत आवाज़ भी फर्श पर पड़ी दो खूबसूरत लड़कियों के दिलों पर बहते शांत पानी की धार की तरह थी। उसी समय एक पुरुष और एक महिला टूटे हुए दरवाजे से अंदर आए, जबकि फर्श पर पड़ी दो छोटी लड़कियां खुशी से चिल्लाने लगीं। डैडी, मम्मी, वे दोनों चिल्लाए, जिससे जो दो लोग अभी अभी अंदर आए थे वे उनकी ओर देखने लगे। तब उनके चेहरों पर एक सुंदर मुस्कान उभरी और उन्होंने राहत की सांस ली। फिर भी उन्हें एहसास हुआ कि वे यहाँ नहीं रह सकते। हत्यारे उनका पीछा कर रहे थे, उन्हें जल्द से जल्द भागना था। इसलिए वह आदमी जल्दी से अपनी बेटियों के पास गया और उन्हें उठाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई ठंडी चीज़ उसकी छाती में घुस रही है। वह अपना चेहरा नीचे झुकाकर ये देखने के अलावा कुछ नहीं कर सका कि क्या हो रहा है, और जब उसने देखा कि एक खंजर उसके दिल में घुस गया है तो वह दंग रह गया। जिन लोगों ने उसे देखा उनके लिए यह एक सदमा था, लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर के किसी अन्य हिस्से पर चाकू से वार किया गया है, और किसी कारणवश वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह मुड़ा और एक अनजान चेहरे पर एक भयावह मुस्कान देखी। उसी समय उसे यह आभास हुआ कि उसकी प्रिय पत्नी को भी छेद दिया गया है। हन्ना, वह चिल्लाया, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने एक चमक दौड़ गई, और जब उसका सिर पीछे से दो टुकड़ों में फट गया तो उसे लगा कि उसकी चेतना गायब हो गई है। वे सुंदर लड़कियां जो एक क्षण पहले ही स्वर्ग को छू गई थीं, जब उन्होंने अपने सपनों के नायक अपने पिता को उन्हें बचाते हुए देखा, उन्हें लगा कि वे फिर से आतंक के नरक में पहुंच गई हैं। जब उन्होंने अपने पिता का आधा सिर अपने सामने गिरते हुए देखा, भय के कारण वे चीख भी नहीं सके, और शीघ्र ही उन्होंने अपने महान नायक का शरीर उनके बगल में गिरते देखा, सिर विहीन और फिर से उठने की क्षमता के बिना। उसी समय उनके दिलों में बसा दूसरा हीरो जमीन पर गिर पड़ा, जब उसने अपना हाथ उठाया और अपना मुंह खोलकर उन्हें कुछ बताने की कोशिश की। उस खूबसूरत महिला का प्यारा चेहरा इतना थका हुआ और आंसुओं से भरा हुआ था, वह इतनी पीड़ा में भरी हुई दिख रही थी कि उसे पहचानना लगभग असंभव था। फिर भी वह अभी भी सुंदर थी। दोनों छोटी लड़कियों के लिए अपने महान नायकों को इस तरह गिरते देखना एक बुरे सपने से भी अधिक था। उनके माता पिता कैसे मर सकते हैं? जो लोग हर दिन उनके चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं, वे कैसे मर सकते हैं? उनके मरने का कोई रास्ता नहीं है। फिर भी वास्तविकता कभी कभी भयावह और दर्दनाक होती है। कल वे दोनों अपने जन्मदिन मना रहे थे, इस खूबसूरत शहर में जश्न से भरी एक रात। लेकिन आज ये रात इस छोटे से परिवार के लिए दुर्स्वप्न में बदल गई। ठीक उन्हीं क्षणों में विभिन्न अंधेरी परछाइयों ने अंततः इस आरामदायक छोटी सी जगह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनमें से कई लोग फर्श पर पड़े सुंदर शवों को देख रहे थे, जिनमें वह सुंदर महिला और दो कोमल लड़कियां थीं जो सदमे के कारण हिल भी नहीं पा रही थीं। नेताजी, यहाँ 3 महिलाएं हैं, क्यों न हम इसका लाभ उठाएं और आनंद उठाएं? उनमें से एक ने अपना मुखौटा उतारते हुए पूछा। उसके चेहरे पर कामुकता की झलक छुप नहीं पा रही थी। यह एक मुस्कान थी जिसे फर्श पर लेटी खूबसूरत महिला ने देखा, और उसके दिल और दिमाग में एक गहरा खौफ पैदा हो गया। उसने अपना शरीर हिलाने और कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उसे 3 बार चाकू मारा गया था, और एक अजीब सा जहर उसके पूरे शरीर में फैल गया था, जिसने एक पल में उसकी सारी ताकत छीन ली थी, इसलिए वह हिल नहीं सकती थी। जिस आदमी से बात की जा रही थी उसने अपने अधीनस्थ की ओर देखा। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतने गंदे हो। एक लगभग मृत व्यक्ति की कामुकता, मैं तुम्हें समझता हूँ, लेकिन छोटी लड़कियां भी। तुम लोग गंदे हो, आदमी ने गुर्राहट के साथ कहा। हालांकि उन्होंने उन लोगों से कुछ नहीं कहा जो मजे लेने के लिए आगे आ रहे थे, क्योंकि वह भी कूड़ा था, दुनिया का सबसे बड़ा कूड़ा।
कई घंटों बाद घर का दरवाजा खुला और खून तथा अजीब गंध बाहर आए। खून की गंध और अजीब तरल पदार्थ की गंध से वातावरण एक क्षण के लिए भर गया। ऐसा लग रहा था कि काले कपड़े पहने हत्यारों ने आज रात काफी मजा कर लिया था, इसलिए वे मुस्कुराते हुए बाहर आए। ओह, मुझे बहुत समय हो गया किसी औरत को छुए बिना, उनमें से एक ने कहा और फिर नेता की ओर देखा। नेता, आप हमें बदमाश कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजा आपको ही आया, क्या इससे आप भी बदमाश नहीं बन जाते? उसने मजाक उड़ाते हुए पूछा। हालांकि नेता ने उसकी बकवास पर ध्यान नहीं दिया। चलो वापस चलते हैं, काम पूरा हो गया है, उसने जवाब दिया और उसके अधीनस्थों ने सिर हिला दिया। हे सर, हमारा अगला मिशन वैम्पायर अकादमी के उस लक्ष्य की हत्या करना है न? ऐसा लगता है कि संगठन उस आदमी को बहुत महत्व देता है, हम क्या करेंगे? उनमें से एक ने पूछा। हम अनुमान नहीं लगा सकते कि वे बड़े लोग क्या सोचते हैं, हमारा मिशन उन कमीनों की हत्या करना है जो हमारे दुश्मन हैं, उस आदमी के इर्द गिर्द। हे बस उसे आने दो, जांच के अनुसार उसने शहर में गिल्ड में दाखिला लिया है, इसलिए जल्द या बाद में वह आएगा, नेता ने जवाब दिया और बाकी लोगों ने सिर हिलाया। क्यों ना हम उसे ढूंढने चलें? वैम्पायर अकादमी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, दूसरे ने पूछा और नेता ने उसे गुस्से से देखा। ऐसा लगता है कि उस आदमी ने हाल ही में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, हम उस जगह पर आसानी से उस पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी बेवकूफ़ी के बारे में मत सोचो, कोई और उसे ढूंढने का काम कर लेगा, उसने जवाब दिया और फिर पूछने वाले व्यक्ति ने समझदारी से सिर हिलाया। जब सभी को ये बात समझ में आ गई तो जो लोग चुप रहे थे उनमें से अंतिम व्यक्ति भी आया, वह सबसे अधिक असमंजस में था। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया, नेताजी, क्या बात है? क्या तुम यह नहीं समझ सकते कि वैम्पायर अकादमी पर हमला करना आसान नहीं है? मुझे लगता है कि तुम मूर्ख हो। नहीं, वो नहीं नेताजी, मेरा मतलब कुछ और है। ओह, फिर तुम क्या नहीं समझते? पहले हम इस तरह परिवारों पर हमला करते थे और अधिकांश सदस्यों को मार देते थे, लेकिन हम हमेशा एक या दो को जीवित छोड़ देते थे ताकि उनका दिमाग खराब हो जाए और वे हमारे प्रभुओं के अधीन हो जाएं। अब यह अलग क्यों है? हमने वहां सभी को क्यों मार दिया? उसने पूछा। ये सवाल वहां मौजूद सभी लोगों के दिमाग में घूम रहा था, लेकिन नेता को यह नहीं पता था कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए, इसलिए उसने अपना सिर हिला दिया। आखिरकार, यह ऊपर से आदेश है। मैंने तुमसे कहा था, हम समझ नहीं सकते कि वे लोग कैसे सोचते हैं। हमारा कर्तव्य आदेशों का पालन करना है। अब बात करना बंद करो और तेजी से चलो, हम नहीं चाहते कि हमें पकड़ा जाए, नेता ने जवाब दिया और आगे के सवालों से बचने के लिए छतों से फिर से भागना शुरू कर दिया, जिससे जगह एक बेकाबू अंधेरे में चली गई और ऐसा अंधेरा जो किसी के भी मन में दुर्स्वप्न जगा सकता था। उनके लिए हत्या करना सामान्य बात थी और उन्हें ऐसा करना पसंद था। अपने पीड़ितों की ओर से मौत का डर महसूस करना कुछ ऐसा था जिसे वे अधिक से अधिक देखना चाहते थे। सबसे बढ़कर उन्हें उस घर में जो प्रतिक्रियाएं दिखाई देती थीं, वे उन्हें बहुत पसंद आती थीं। ये सबसे दर्दनाक, पीड़ादायक, भयभीत और हताश प्रतिक्रियाएं थीं जो उन्होंने अपने जीवन में कभी देखी थीं और वे उन्हें भूल नहीं सके। फिर भी कई अवसरों पर उनके नेताओं ने उन्हें इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं देखने से रोका था और इसके बजाय उन्हें उन लोगों के चेहरों पर आशा की झलक देखकर ही संतोष करना पड़ा जिनका उनसे कोई लेना देना भी नहीं था। इसीलिए अब जब उन्हें निराशा की वह झलक देखने को मिली तो वे उसका थोड़ा और आनंद लेना चाहते थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे इस दुनिया के सबसे बड़े बदमाश हैं। हॉल्स की लड़ाई को कई दिन हो चुके थे और आज वह दिन था जब सार्थक अपना एक पुरस्कार लेना चाहता था। प्रथम अकादमी लाइब्रेरी में प्रवेश करने का अवसर। यह मुख्य पुस्तकालय है और ऐसी अफवाहें हैं कि यह एक राज्य जितना बड़ा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह सच है या नहीं। ये तो तय है कि इस जगह पर ऐसी जानकारी है जो सार्थक के लिए उपयोगी हो सकती है, इसीलिए वह जाने के लिए उत्सुक था। इसला, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? तो हम पहले अकादमी को जान लेंगे, सार्थक ने इसला से बात करते हुए कहा, जो उसके साथ निर्देशक के कार्यालय की ओर चली गई। वह उसके निमंत्रण से आश्चर्यचकित हुई और मुस्कुराई। क्या मैं सचमुच जा सकती हूँ? उसने पूछा और सार्थक ने सिर हिला दिया। अगर निर्देशक इसकी अनुमति देते हैं तो मुझे यकीन है कि आप ऐसा कर सकते हैं। वे आपको लाइब्रेरी में नहीं जाने देंगे, लेकिन कम से कम हम उस जगह को देख सकते हैं, सार्थक ने जवाब दिया और उसने कई बार सिर हिलाया। कोई बात नहीं सार्थक, मैं भी फर्स्ट अकेडमी से मिलना चाहती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह एक पल के लिए रुकी। ओह, लेकिन अगर मैं जाऊंगी तो मुझे कुछ लाना होगा, उसने धीरे से कहा, जिससे सार्थक ने उसे संदेह से देखा। क्या लाए हो? उसने संदेह से पूछा। वह उस पर मुस्कुराई। मेरी लेडी अभी भी अकादमी में पढ़ रही है, इसलिए अगर मैं फर्स्ट अकेडमी जाती हूँ तो मुझे रुककर उससे मिलना होगा और उसके लिए हमेशा की तरह कुछ लाना होगा, उसने जवाब दिया, जिससे सार्थक और भी उलझन में पड़ गया। हमेशा की तरह?
क्या तुम्हें अपनी मालकिन के लिए कोई उपहार लाने की ज़रूरत है? उसने झिझकते हुए पूछा और वह उसके सवाल से हैरान रह गई। उसने अपना सिर एक ओर झुकाकर अपनी उलझन भी दर्शाई, लेकिन फिर उसे समझ आ गया कि क्या हो रहा है। ओह, मैं समझती हूँ कि तुम नहीं जानते, उसने धीरे से कहा। मुझे नहीं मालूम क्या? उसने फिर पूछा, क्योंकि लड़की उसके सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। फिर भी इसला ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हें नहीं पता तो इसका मतलब है कि मिस एलिस तुम्हें बताना नहीं चाहती क्योंकि वह तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकती, उसने कहा और जाने के लिए मुड़ गई। सार्थक, मेरा इंतज़ार करो। डायरेक्टर से कहो कि अगर वह मुझे लिफ्ट दे सके तो 1 मिनट के लिए मेरा इंतज़ार करे, मैं अभी वापस आ जाऊंगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा और भाग गई, जिससे सार्थक स्तब्ध रह गया। एलिस ने मुझे कुछ नहीं बताया है। वह कहती है कि यह उसकी मालकिन के लिए है और उसने एलिस का जिक्र किया, इसलिए मैं मान सकता हूं कि वह मेरे अधीनस्थ होने की स्थिति का जिक्र कर रही है। कुछ ऐसा जो उसे एक उत्तराधिकारी के पास ले जाने की ज़रूरत है। कितना अजीब है, सार्थक ने सोचा, हालांकि वह फिर भी मुड़ा और निर्देशक के दफ्तर की ओर चल पड़ा। उसे इसला के चेहरे पर कुछ भी गलत नहीं लगा, इसलिए यह बुरा नहीं होना चाहिए, और वह थोड़ी खुश भी दिख रही थी। हालांकि उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों था। जल्द ही वह मुख्य निदेशक के कार्यालय में पहुंच गया। डायरेक्टर, मैं मैथ्यू डिट्रिच बोल रहा हूं, उसने बाहर से कहा और अंदर से एक आवाज़ आई जिसने उसे अंदर आने की अनुमति दी। बेटा, क्या तुम फर्स्ट अकेडमी जाने के लिए तैयार हो? उसने पूछा और सार्थक ने सिर हिला दिया। मैं तैयार हूँ डायरेक्टर, लेकिन क्या यह संभव है कि हम अपने साथी को अपने साथ ले जाएं? सार्थक के सवाल पर निर्देशक ने सिर हिलाया। बेशक, हम उड़ान भरने जा रहे हैं और उसके लिए भी जगह है, उसने जवाब दिया और फिर सार्थक ने सिर हिलाया। अच्छा, उसने कहा कि वह कुछ तय कर रही है, वह आ रही है, उसने जवाब दिया और फिर वे दोनों कुछ देर तक इंतजार करते रहे, जब तक कि आखिरकार इसला वापस नहीं आ गई। सार्थक, क्या मैं आ सकती हूँ? उसने सावधानीपूर्वक पूछा, जबकि निर्देशक उन्हें देख रहा था, और सार्थक ने उसे सिर हिलाकर हाँ कर दी। तीनों कार्यालय से बाहर निकले और अकादमी के पीछे की ओर चले गए। यह एक ऐसा खंड था जहां सार्थक या इसला ने पहले कभी दौरा नहीं किया था, इसलिए निर्देशक मुस्कुराए और उन्हें समझाने लगे कि यह क्या है। शायद तुम्हें पता नहीं है क्योंकि तुमने यहाँ कक्षाएं नहीं ली हैं। वास्तव में मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों यहाँ कक्षाएं लेने जा रहे हो क्योंकि तुम उन विषयों में नामांकित नहीं हो। लेकिन ये सेकंड अकेडमी के जानवरों को काबू करने वालों का स्थान है। यह अभी परीक्षण के चरण में है और हम देख रहे हैं कि क्या ये लाभदायक है, इसलिए ये छोटा है, लेकिन हमारे पास अभी भी इस स्थान पर बहुत सारे जानवरों को काबू करने वाले हैं, निर्देशक ने कहा। क्या वे यहाँ भी जानवरों को पालते हैं? सार्थक ने आश्चर्य से सोचा और जल्द ही वे वहाँ चले गए। एक ओर से दूसरी ओर तक कई जंगली जानवर थे जो शक्तिशाली दिख रहे थे। वास्तव में कमज़ोर लोगों की ताकत लगभग 1000 शक्ति थी और मजबूत लोगों की 7000 तक। 5000 से ज़्यादा पावर वाले हमारे शिक्षकों और उनके जैसे लोगों के अभ्यास के लिए हैं, उन्होंने कहा और फिर सब कुछ खत्म होने की ओर इशारा किया। वहाँ एक बहुत बड़ा पक्षी था जो दूर से उन्हें देख रहा था। वह छोटा सा आदमी मेरा पालतू जानवर है। यह एक बहुत शक्तिशाली वैम्पायर ईगल है, निर्देशक ने कहा, और जल्द ही तीनों एक विशाल ईगल के सामने आ गए। निर्देशक के अनुसार ये पक्षी पिशाच जैसा था क्योंकि यह खून से और अधिक शक्तिशाली हो जाता है, इसलिए इसे पालतू जानवर के रूप में रखना बहुत सुविधाजनक था। इससे सार्थक को आश्चर्य हुआ। ये पहली बार है जब मैंने पिशाच जानवरों को देखा और सुना है। हालांकि मैंने एक बार पिशाच ड्रैगन से लड़ाई की थी, लेकिन मुझे लगा कि वह अनोखा है। सार्थक ने अपने सामने चील को देखते हुए सोचा। ये चील निर्देशक के साथ मित्रवत व्यवहार कर रही थी और एक प्यारे से छोटे पिल्ले की तरह दिख रही थी, जिससे उसकी निकटता का पता चलता था। निर्देशक, जब आपने कहा कि हम उड़ेंगे, तो क्या आपका मतलब था कि हम इस बाज के ऊपर चढ़ेंगे? सार्थक ने झिझकते हुए पूछा और निदेशक ने सिर हिलाया और ऊपर चढ़ने के लिए उछल पड़े। ठीक है, चढ़ जाओ। ये ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अभी जमीन के रास्ते जाना कुछ चीज़ों के कारण परेशान करने वाला है, उसने कहा और फिर उन्हें चढ़ने का संकेत दिया। सार्थक और इसला ने एक पल के लिए एक दूसरे को देखा। फिर भी वे दोनों मुस्कुराए और उछलकर चील पर चढ़ गए। मैंने इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अगर उड़ने की क्षमता रखने वाले बहुत कम लोग हैं, तो क्या उनके लिए जानवरों को पालतू बनाना सामान्य बात नहीं होगी? खून भी जानवरों को पालतू बनाने में मदद करता है और यहीं पर पिशाच सबसे मजबूत होते हैं। अब ये बात समझ में आती है, सार्थक ने सोचा और मुस्कुराया। जल्द ही गार्डन के आदेश पर चील ऊपर की ओर उड़ गई और एक पल में वे बादलों से ऊपर उड़ रहे थे। इस जानवर की गति अविश्वसनीय थी। इतनी ऊंची जगह से दुनिया को देखने से सार्थक पर अच्छा प्रभाव पड़ा।
इस दुनिया में कोई प्रदूषण नहीं था जो उसकी दृष्टि में बाधा डालता, इसलिए वह जहाँ तक संभव था देख सकता था। ये बात उसके लिए प्रभावशाली थी। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि यहाँ हमेशा रात ही रहती थी, लेकिन अब जब वह इतनी ऊंचाई पर उड़ सकता था तो इस दुनिया के सुदूर क्षेत्रों को देखना उसके लिए अवास्तविक लग रहा था। पृथ्वी पर इसे देख पाना असंभव था, भले ही आप हवाई जहाज में हों। उद्धरण कितनी खूबसूरत जगह है, सार्थक ने इधर उधर देखते हुए सोचा। अभी वह सबसे ज्यादा हैरान था। हालांकि कुछ देर बाद उसे कुछ याद आया। एलन सिटी से बाहर निकलते समय मुझे याद है कि मैंने कुछ पिशाचों को जानवरों की ज़रूरत के बिना उड़ते हुए देखा था। पहले तो मुझे लगा कि यह एक ऐसी क्षमता है जो पिशाच के मजबूत होने पर अनलॉक हो जाती है, लेकिन निर्देशक बहुत शक्तिशाली दिखता है और ऐसा लगता है कि वह उड़ नहीं सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि यह सच न हो? सार्थक ने सोचा और निर्देशक की ओर देखा। निर्देशक, मैंने पहले कुछ लोगों को जानवरों की मदद के बिना उड़ते देखा है, क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि वे जादू या कुछ और का इस्तेमाल करते हैं। सार्थक ने निर्देशक का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा। उसने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। ये सच है कि ऐसे पिशाच हैं जो उड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें एक निश्चित स्तर की शक्ति की आवश्यकता होती है। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इसे हासिल करने के बहुत करीब हूँ, लेकिन मेरी शक्ति बढ़ाना कठिन होता जा रहा है। मैं शायद इसे कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा, उसने जवाब दिया, जिससे सार्थक आश्चर्यचकित हो गया। एक पिशाच को उड़ने में सक्षम होने के लिए किस स्तर की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए? सार्थक ने पूछा और निर्देशक ने हल्की सी आह भरी। 30,000, इस ऊंचाई तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, उसने आह भरते हुए जवाब दिया और सार्थक ने सिर हिला दिया। तो निर्देशक की शक्ति 30,000 के करीब है, और जिन लोगों को मैंने उड़ते देखा शायद वे एलन परिवार की शक्तियां हैं, सार्थक ने सोचा। हालांकि 30,000 शक्ति अभी उसके लिए बहुत दूर की संख्या थी, इसलिए उसने आह भरी और सवाल पूछना बंद कर दिया। फिर भी निर्देशक को अभी कुछ और बातें कहनी थीं। बच्चे, चूंकि तुमने ये पूछा है तो मैं तुम्हें बता दूं कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचना आसान नहीं है, इसलिए तुमने जो लोग देखे वे निश्चित रूप से अद्भुत थे। ऐसी शक्तियां आमतौर पर पिशाच कुलों में से एक के पास होती हैं। उनके पास अपार धन और जबरदस्त शक्ति होती है जिससे वे अपने लोगों को उन ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक बार जब कोई 10,000 शक्ति तक पहुंच जाता है तो अधिक शक्ति प्राप्त करने की कठिनाई काफ़ी बढ़ जाती है, और 20,000 के बाद भी स्थिति वैसी ही रहती है। इस बात को दिमाग में बिठा लो ताकि जब तुम उन ऊंचाइयों पर पहुंचो तो तुम्हें आश्चर्य न हो। पहले से तैयारी करके जाओ, उन्होंने कहा। हालांकि अंत में वे मुस्कुराए। ठीक है, जब तक आपको कोई ऐसा साथी मिल जाए जो आपके साथ पूरी तरह से मेल खाता हो, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, और चूंकि आपको एलन से मदद मिल रही है, मुझे यकीन है कि आप किसी दिन उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, उन्होंने निष्कर्ष निकाला। सार्थक ने सिर हिलाया। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद निर्देशक, मैं इसे ध्यान में रखूंगा, उसने जवाब दिया, और फिर निर्देशक ने अपने पीछे खड़े 2 छात्रों की ओर देखते हुए सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि उन दोनों का दृढ़ निश्चय थोड़ा अटल है, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वे एक खूनी जोड़ा नहीं हैं, जबकि वह लड़की इसे बहुत प्यार से देखती है, उसने सोचा, और फिर चील को एक हल्का सा झटका दिया और उसे तेजी से उड़ने के लिए कहा। और इस तरह कई घंटे बीत गए जब अंततः वे प्रथम अकादमी देख पाए। जैसा कि निर्देशक ने कहा, वे एक दूसरे के बहुत करीब थे। हालांकि उन्हें अभी भी इतनी तेज गति से कई घंटों तक यात्रा करनी थी। संभवतः जमीनी रास्ते से इसमें एक दिन भी लग सकता है। यह अकादमी कितनी महान है, सार्थक ने अपने सामने की जमीन को देखते हुए सोचा। ये जगह पहली अकादमी से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी और ज्यादा जीवंत दिख रही थी। यहाँ तक कि ग्रिफिन और दूसरे शक्तिशाली जानवरों पर सवार होकर कई शक्तिशाली गार्ड भी इस जगह की रक्षा कर रहे थे। अविश्वसनीय, सेकंड अकेडमी में शायद ही कोई सुरक्षा है। मैंने सुना है कि हमारे पास केवल 20 ग्रिफिन माउंट हैं, लेकिन यहाँ मैंने पहले ही 400 से अधिक देखे हैं, सार्थक ने आश्चर्य से सोचा। हालांकि पहली अकादमी के निर्माण ने उनका ध्यान अधिक आकर्षित किया। ये जगह बहुत विशाल थी और ऊपर से देखने पर पता चलता था कि इसके 2 भाग थे। पहला भाग जो उन्हें दिखाई दे रहा था वह एक शहर जैसा लग रहा था, एक विशाल महानगर जिसमें केवल 4 सड़कें इतनी चौड़ी थीं कि पृथ्वी के कई विमान एक साथ बिना टकराए वहां उतर सकते थे। बाईं ओर की पहली गली में दोनों तरफ बहुत बड़ी, अच्छी तरह से सजी हुई कक्षाएं थीं। वे सार्थक की पढ़ाई वाली 3 या 4 कक्षाओं जितनी बड़ी थीं, और यह सिर्फ एक नहीं थी, ये कई थीं। जबकि सबसे बाईं ओर की कक्षाएं आगे और दाईं ओर घुमावदार तरीके से व्यवस्थित थीं, बाईं ओर की विशाल सड़क के दाईं ओर की कक्षाएं सीधे आगे की ओर व्यवस्थित थीं। इस जगह के दूसरी तरफ दाईं ओर दूर सड़क पर भी यही डिज़ाइन बनाया गया था। दाईं ओर सबसे दूर स्थित हॉल को अंत में घुमावदार रूप में व्यवस्थित किया गया था, जिससे ऐसा लगता था कि दाईं ओर और बाईं ओर के हॉल को अंतिम वक्रता द्वारा जोड़ा जाना था।
और कक्षाओं की उन 2 पंक्तियों के बीच की कक्षाएं और अन्य निर्माण सीधे व्यवस्थित किए गए थे। यह एक अजीब लेकिन आकर्षक डिज़ाइन था, और इस जगह की कक्षाओं की प्रत्येक पंक्ति एक झरने की तरह बहती थी, जिसके अंत में एक विशाल मध्ययुगीन शैली का महल था। वह महल अकादमी का केंद्रीय भाग भी था, वह स्थान जहां अकादमी के नेता रहते थे। लेकिन महल के पीछे और भी निर्माण कार्य था, जहां निर्देशक के अनुसार सबसे शक्तिशाली छात्र और उत्तराधिकारी अभी भी अध्ययन कर रहे थे। वहां कक्षाएं विशाल सुंदर पहाड़ों में व्यवस्थित थीं जो किसी न किसी तरह से महल से जुड़ी हुई थीं, लेकिन वे सभी एक ही पहाड़ पर नहीं थीं। प्रत्येक पर्वत पर 2 हॉल थे तथा प्रत्येक पर्वत पर 16 हॉल थे। सार्थक के लिए ये देखना एक अद्भुत बात थी। क्या दिलचस्प और अजीब वास्तुकला है। मैंने अपने जीवन में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। हालांकि मैंने यहाँ की तरह सड़कों के एक तरफ बसे शहरों को देखा है, लेकिन वे सिरे पर घुमावदार तरीके से व्यवस्थित नहीं हैं। निर्माण का कितना दिलचस्प तरीका है, सार्थक ने सोचा। इसके अलावा यदि आप अकादमी के दोनों खंडों के किनारों पर ध्यान से देखें तो वहाँ विशाल इमारतें थीं जो विभिन्न चीज़ों के लिए प्रशिक्षण स्थल भी थीं। वहाँ जानवरों को प्रशिक्षित करने वालों के लिए भी स्थान था और अन्य प्रभावशाली हॉल भी थे। ये कैसी अजीब वास्तुकला है। क्या इसे बनाते समय उनके मन में कुछ था? सार्थक ने अचानक पूछा, अपनी जिज्ञासा को दबाए बिना।